हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंडामेंटल राइट। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। लास्ट क्लास में हम लोग सिटीजनशिप देख रहे थे। सिटीजनशिप में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका पीआईओ पीआईओ क्या होता है इसकी बात हम लोगों ने करी थी। पीआईओ में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो क्या करती है, 2002 में एक स्कीम लॉन्च करती है। कौन सी? पीआईओ। वो कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, जो भारत का नागरिक नहीं है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन उसने कभी भारत का पासपोर्ट होल्ड किया हो, या फिर उसके माता पिता या दादा दादी या वो खुद कभी भारत का नागरिक रहा हो, तो उसे क्या करेंगे, हम पीआईओ कार्ड देंगे। उसे हम पीआईओ कार्ड प्रदान करेंगे। और वो पीआईओ कार्ड के क्या बेनिफिट्स होंगे कि वो, अगर वो भारत बिना वीजा के 15 साल तक क्या कर सकता है, भारत आ जा सकता है। उसे जब भी भारत आएगा तो वो 6 मंथ तक बिना पुलिस को रिपोर्ट किए वो क्या कर सकता है, इंडिया में रह सकता है। फिर क्या होता है आगे चलकर, फर्दर डेवलपमेंट होता है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि एसएसबी इंटरव्यू का रजिस्टर जो मतलब है क्लास चल रहा है, बैच 9 जैन से, जिसमें कि ये विनोद अवस्थी सर, एमपी सिंह सर और जेबी माल सर, ये लोग इस इंटरव्यू बोर्ड में है ना। ऑफलाइन बैच जो है हम लोग जल्द ही देहरादून में लेकर आ रहे हैं। किसके लिए? डिफेंस एग्जाम्स के लिए, यानी एनडीए सीडीएस आपकेट, इन सब के लिए जल्द ही ऑफलाइन बैचेस आएंगे देहरादून में। क्रैश कोर्स आपका एनडीए और सीडीएस का चल रहा है ऑलरेडी, आप लोग इसमें इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, बाकी निस्तार बैच भी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के मुद्दे को हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ओसीआई। इसे जस्ट हम लोग थोड़ा फिनिश कर लेते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि समुद्र पारीय भारतीय बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? समुद्र पारीय भारतीय कहते हैं। ये जो ओसीआई है, जब ओसीआई की बात करते हैं याद रखिएगा, ये कब लाया गया? तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया गया। कब? 2005 में। और इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत ये नई स्कीम उसमें जोड़ी गई। कहा गया इसमें कि दो कंडीशन इसमें कहा गया। अगर कोई 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, अगर कोई 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का योग्यता, यानी कि उसके पास एलिजिबिलिटी थी कि वो भारत का नागरिक बन सके। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा कि अगर कोई 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक रहा हो, के बाद भारत का नागरिक रहा हो, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक रहा हो, या तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, और 26 जनवरी 1950 के बाद की बात करें, 26 जनवरी 1950 के बाद वो भारत का नागरिक रहा हो कभी भी, तो उसे हम क्या करेंगे? उसे हम ओसीआई कार्ड देंगे। क्या देंगे? ओसीआई कार्ड। और इसी ओसीआई कार्ड का क्या फायदा होगा, इस ओसीआई कार्ड के क्या बेनिफिट्स होंगे? तो इसका पहला फायदा यह होगा कि ये बिना वीजा पूरी लाइफ भारत आ जा सकते हैं। पूरी लाइफ भारत आ जा सकते हैं। और दूसरा फायदा इसका क्या होगा? ये इन्हें कितने भी समय रहने के लिए, कितने भी समय
रहने के लिए पुलिस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। पुलिस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये कितने भी समय तक भारत में रहें, इनको पुलिस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है ना। ये कितने भी टाइम तक भारत में रहेंगे, उनको पुलिस में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है किसमें, ओसीआई और किसमें, पीआईओ में। अब आप देखिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, ज्यादा बेनिफिशियल ओसीआई वाला कार्ड है या ज्यादा बेनिफिशियल पीआईओ कार्ड है? ज्यादा बेनिफिट किस में दिया गया है, ओसीआई में या पीआईओ में? तो ज्यादा बेनिफिट आपका किसमें है, तो याद रखिएगा ज्यादा बेनिफिट है आपका ओसीआई में। क्यों? क्योंकि इसमें आप बिना लाइफ, बिना मतलब वीजा के आप पूरी लाइफ भारत में आ जा सकते हैं बिना किसी वीजा के। और दूसरा, आपको जितने भी दिन भारत में रहना है आकर रहिए, आपको किसी भी पुलिस स्टेशन मतलब पुलिस को आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप भारत आए हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो ओसीआई कार्ड है किन कंट्रीज के सिटीजन को नहीं दिया जाएगा, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है यहां के नागरिकों को ये ओसीआई कार्ड जो है ये आपका नहीं मिलता है। यहां के नागरिकों को ये ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनके नागरिकों को ओसीआई कार्ड दिया जाने लगा तो यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, ऑलमोस्ट सभी नागरिक भारत के ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ के सभी नागरिक क्या हो जाएंगे, ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ऑन द डे ऑफ 26 ऑफ 1950 पाकिस्तान या बांग्लादेश उसके जो नागरिक, ऑलमोस्ट सभी नागरिक क्या होंगे, भारत की नागरिकता लेने की योग्यता रखते होंगे। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है फर्दर डेवलपमेंट, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो 9 जैन 2015, 9 जैन को क्या मनाते हैं आप लोग को पता है, प्रवासी भारतीय दिवस है ना, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना। और याद रखिएगा कि जब 9 जैन 2015 को मैडिसन स्क्वायर में भारतीय प्रवासियों को, वहां पर ऐसे भारतीय मूल के नागरिकों को वहां पर वो क्या करता है, संबोधित करता है मैडिसन स्क्वायर में, कहां पर, अमेरिका में। और मोदी जी वहां पर जाकर कहते हैं कि जो पीआईओ कार्ड वाले जितने भी लोग हैं, जिनके पास क्या है, पीआईओ कार्ड है। अब देखिए ऐसे बोलता है ना, ये ज्यादा बेनिफिट किस में, ओसीआई में या पीआईओ में? लोगों से पूछा ज्यादा बेनिफिट किस में है, पीआईओ कार्ड में है या ओसीआई कार्ड में है? तो लोगों ने कहा ओसीआई कार्ड में है। तो कहा कि मैं जितने भी पीआईओ कार्ड वाले हैं उनको ओसीआई कार्ड में बदलवा दूं। जी बदलवा दीजिए, है ना। मोदी जी ने क्या कहा कि आज से जितने भी पीआईओ कार्ड वाले हैं सबको क्या दिया जाएगा, ओसीआई कार्ड दिया जाएगा, ताकि आप पीआईओ वाले भी पूरी लाइफ बिना वीजा के भारत आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप जाकर भारत में कितने भी दिन रहिए, आपको पुलिस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो फॉरेन, जो विदेशों में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनको, इंडियन ओरिजिन के जो लोग रहते हैं कहां पर, विदेशों में, उनको खुश करने के लिए मोदी जी ने क्या कहा, पीआईओ और ओसीआई को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। याद रखिएगा, बाय सिटीजनशिप, लिख लीजिएगा पॉइंट में, बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, PIO is merged with OCI। यानी कि PIO का कॉन्सेप्ट कब खत्म हो गया, 2015 में, और PIO कार्ड को किस में मिला दिया गया, OCI कार्ड में मिला दिया गया। कहा कि जिसके पास भी PIO कार्ड है वो इसको बदलवा के क्या करना है, OCI कार्ड में अपना बनवा लें, क्योंकि OCI कार्ड के ज्यादा बेनिफिट्स हैं। याद रख, सभी को समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? अब हम बात की, इसके बाद एनआरसी, एनपीआर और एनआरआई, ये 4 कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग फंडामेंटल राइट के ऊपर चलेंगे। फंडामेंटल राइट को फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, हाँ या नहीं बताइए महोदय एंड महोदया। पीआईओ ओसीआई में डिफरेंस
मर्ज कब हुआ, लिखा हुआ है ना एंकी, देखो लिखा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। ओके नाउ अब चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको लेकर पूरे देश में आपने बवाल देखा होगा। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था क्या? ठीक, ध्यान से समझिए। 3 कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये कंट्री जो हैं, इन कंट्री ने कहा कि इन कंट्री का क्या है, अपना एक रिलीजन है। ये कैसे स्टेट है? ये थियोक्रेटिक स्टेट है। इसे हिंदी में लिखना है, लिख लो, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और ऊपर वाले को अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में मैं बोल देता हूं, इसे लिख लीजिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा पीआईओ को ओसीआई कार्ड में मर्ज कर दिया गया, पीआईओ को ओसीआई कार्ड में मिला दिया गया। ठीक है सोनू जी, हिंदी में लिख लीजिएगा, खुद से भी थोड़ा मेहनत करिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा पीआईओ को ओसीआई कार्ड में मर्ज कर दिया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसका क्या है, रिलीजन है। ये कहता है कि इस्लाम इज माई रिलीजन। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये क्या कहता है कि इस्लाम जो है ये हमारा धर्म है, यानी कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इसका जन्म धर्म के आधार पर हुआ है। यानी कि ये कैसे देश है, थियोक्रेटिक देश है। थियोक्रेटिक का मतलब कि जिसका अपना एक रिलीजन हो। भारत कहता है क्या कोई रिलीजन है भारत का? नहीं कि हमारा हिंदू रिलीजन है या हमारा सिख रिलीजन है, ऐसा नहीं कहता भारत। इसलिए भारत क्या है? भारत एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहां पर सभी धर्मों का बराबर सम्मान है, सभी रिलीजन का इक्वल क्या है आपका, यहां पर सभी को बराबर माना जाता है। लेकिन ये जो सिटीजनशिप एक्ट 2019 ये कहता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहां पर इस्लाम इसका रिलीजन। और ऐसा ये इस्लाम यहां पर रिलीजन है, इसके कारण ये माना जाता है कि यहां पर जो रहने वाले माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज लाइक हिंदू, लाइक मुस्लिम, लाइक क्रिश्चियंस, लाइक सिख, पारसीज, जैन, है ना, और हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन, और क्या होगा, टोटल 6 हैं। ठीक है, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट। ये जो 6 रिलीजन के लोग हैं, इनका क्या हो रहा है, वहां पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उनका क्या हो रहा है कि वहां पर शोषण हो रहा है, उनके साथ टॉर्चर होता है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल टॉर्चर होता है इनके साथ। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही टॉर्चर होता है इनके साथ, मान लीजिए कि आप किसी देश में हैं, वहां पर मुस्लिम का बोलबाला है, आप हिंदू है, आप क्रिश्चियन है, आप सिख है, आपको वहां पर क्या, आपका फिजिकली आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको मेंटली आपको टॉर्चर किया जा रहा है। मान लीजिए रोज आ रहा है, वहां पर 10 लोग अगर आपको पीट करके चले जा रहे हैं, आपके साथ रेप करके चले जा रहे हैं, तो वो आप क्या करेंगे, आप वहां से माइग्रेट कर जाएंगे, आप वहां से भाग जाएंगे, जैसे तैसे पता करके क्या करेंगे, आप किसी अन्य कंट्री में चले जाएंगे जहां पर लगेगा कि अच्छा यहां पर हम सेफ हैं। जब वहां पर बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदुओं का, सिखों का, क्रिश्चियन का, बुद्धिस्ट का, जैन का, पारसीज का, जब वहां पर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होने लगा, तो वो क्या होने लगे, वो धीरे धीरे गलत तरीके से भारत के अंदर घुस गए, जैसे तैसे भारत, वहां से भागकर भारत में आ गए और वो भारत में आकर रहने लगे। ज्यादातर ये असम में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, यहां पर ये ज्यादातर वहां पर, क्योंकि वो बॉर्डर वाले एरिया, वहां पर वो ज्यादातर वहां पर क्या करने लगे, वो रहने लग गए।
और जब वहां पर रहने लग गए तो क्या होता है, भारत सरकार 2019 में एक संशोधन करती है, कहती है अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है तो हम उसे क्या करेंगे, तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे, तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे, भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई 31 दिसंबर 2015 से पहले इन 3 देशों से आया है और अगर ये इन कम्युनिटीज से बिलोंग करता है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। और उनके लिए जो 11 साल वाला कंडीशन है, उनको लगातार 11 साल भारत में रहने की जरूरत नहीं है। अगर वो 5 साल भी लगातार, पिछले 5 साल से वो लगातार अगर भारत में रह रहे हो, 11 साल वाला जो कंडीशन है उसको घटा करके क्या कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। अगर वो पिछले 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो उसे हम भारत की नागरिकता दे देंगे। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये बात करी गई थी, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत बिल्कुल कर सकता है, यादव विकास याद भी कर सकते हैं, करना है अगर आपको तो आपको आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने की आजादी है, किसी भी धर्म में विश्वास रखने की आजादी है, किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। यह आपका अधिकार, फंडामेंटल राइट है, कोई भी आपसे नहीं छीन सकती है ना। अगर आपको अपना धर्म चेंज करना है, यू कैन चेंज, इट इज योर फंडामेंटल राइट। अगर कोई रोकता है तो यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अगर कोई भी आपको इस चीज से बाधित करता है, कोई अगर आपको रोक रहा है इस चीज से तो। बट हाँ, अगर आप किसी को पैसा दे करके कहते हैं ये लो पैसा लो, 2 लाख रुपया लो, हमारा रिलीजन चेंज, हमारा रिलीजन अपना लो, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी से जबरदस्ती, जबरन आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए, और अगर आपके रिलीजन को कोई अडॉप्ट कर लेता है, अगर आपके रिलीजन को कोई मान लेता है तो बढ़िया है। यह नहीं कि कान में ऐसे कट्टा सटा करके हमारा रिलीजन अडॉप्ट करो, नो, ये क्राइम है। सर 2019 में प्रॉब्लम क्या हुआ था बताइए सर प्लीज, अभी बताते हैं। थोड़ा पहले इसको इतना समझ में आ गया, अब जब एनआरसी डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम हुआ था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ पूछिए, क्या डाउट है केशवानंद भारती केस पर, पूछो। पाकिस्तान के सिटीजनशिप खेल मतलब चैतन्य, व्हाट इज, क्या क्वेश्चन क्या है, मैं समझ नहीं रहा हूं आपको। वक्फ एक्ट का उल्लंघन करता जो भारत का तीसरा लैंड होल्डर है, यूपी हाईकोर्ट के लैंड पर भी दावा किया है। देखिए वक्फ बोर्ड जो है ना, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 25 जब पढ़ेंगे, वहां पर अंकित रामचंद्र माली जी, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा 11 साल, जैसे देखिए नॉर्मल अगर किसी मतलब नेचुरलाइजेशन के तहत किसी को नागरिकता लेनी है, वो भारत का नागरिक नहीं है, तो उसको भारत में 14 साल से, पिछले 14 साल से रहना पड़ेगा, जिसमें कि 11 साल भारत में रहना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए कंडीशन क्या कर दिया गया कि आप अगर 5 साल भी भारत में हैं, पिछले 5 साल से भी अगर भारत में हैं, 5 साल लगातार अगर भारत में आप रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता हम दे देंगे। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करवा सकते, अगर उनका मन है करने का तो करवाइए, अगर वो इच्छा से कर सकती हैं तो करें। ठीक है, चलिए बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे भाई, गजब बात करते हो। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला है, आप देखो एनआरसी। एनआरसी क्या है? एनआरसी जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ध्यान से समझिए। और इसको अगर आप एनआरसी, अभी ना तो सीए जो है, याद रखिएगा सीए अभी लागू नहीं हुआ, सीए हो गया है लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है, क्योंकि लागू करने का काम किसका है? लागू करने का काम है, याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री का। लागू करने के लिए अभी नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, तब जाकर लागू होगा। संशोधन हो चुका है लेकिन अभी सीए को लागू नहीं किया गया, इस चीज को याद रखिएगा।
अब एनआरसी जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या दिक्कत हुई थी 2019 में, क्यों इतना विवाद हुआ था। पहले एनआरसी को समझिए। एनआरसी क्या है, तो ये दोस्तों सबसे पहली बार 1951 में कराया गया। 1951 में कराया गया। अभी तक सिर्फ पूरे देश में एक ही बार कराया गया है एनआरसी। ये क्या है, सिटीजन की लिस्ट। सिटीजन की लिस्ट है, यानी कि कौन कौन भारत का नागरिक है उसका पूरा लिस्ट है। कौन सा, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और ये एक ही बार हुआ है अभी तक। कब, ये एक ही बार हुआ है, याद रखिएगा 1951 में। 1951 में कभी उसके बाद एनआरसी नहीं हुआ। अभी तक पूरे भारत में एनआरसी नहीं हुआ है 1951 के बाद। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। विकास, कल की क्लास में तुम थे, सही से बताना, तुम कल की क्लास में थे, यस और नो? सीएए का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उमेश कच्छप जी, सीएए का मतलब है मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सॉरी नागरिकता संशोधन अधिनियम, है ना। विष्णु जी अभी बस वही समझ रहे हैं, एनआरसी। सीए तो समझ में आ गया आपको, एनआरसी की बात अब कर रहे हैं हम लोग। नहीं थे तो कल की क्लास जाकर देखो विकास, है ना। मुझे पता है अगर कल आप क्लास में नहीं थे इसलिए आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो प्लीज आप रेगुलर क्लास में रहिए तभी, और बीच में इस तरह से डिस्टर्ब मत किया करिए क्लास को। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों, जो एनआरसी है, एनआरसी सबसे पहली बार कब कराया गया, 1951 में। और ये क्या है, भारत के नागरिकों का लिस्ट है कि कौन कौन भारत का नागरिक है, दैट्स इट। अब ये 2019 में क्या विवाद हुआ एनआरसी को लेकर के, ध्यान से समझिएगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा असम का इतिहास समझना पड़ेगा। असम, असम में क्या होता है, चाय के लिए असम क्या है, प्रसिद्ध है। असम में कई सारे चाय के बागान हैं, है ना। और असम में क्या होता है, टी का प्लांटेशन के लिए बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग क्या करते हैं, असम में जाकर बसना शुरू कर देते हैं, असम में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ वहां पर कहां से, बांग्लादेश से, वहां पर कहां से, पाकिस्तान से, वहां पर कहां से, मतलब अफगानिस्तान से, अलग अलग, मतलब ज्यादातर खास करके वहां पर बांग्लादेश से जो लोग हैं वहां पर आना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग असम में आ जाते हैं माइग्रेट करके इलीगली। तो वहां पर एक स्टूडेंट यूनियन होता है जिसका नाम होता है आशू, ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आशू एक स्टूडेंट यूनियन होता है 1979 में। वहां पर असम एजुटेशन होता है, असम एजुटेशन 1979 में, जो कि वहां पर वो जो आशू है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, वो क्या कहता है कि असम में एनआरसी लागू कराइए, हमें असम में एनआरसी चाहिए, एनआरसी चाहिए, एनआरसी चाहिए। कहेगा क्यों एनआरसी चाहिए असम में, क्योंकि यहां पर ये बाहरी लोग हमारे असम में आकर के हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारी जो मतलब हमारा मतलब डेमोग्राफी है उसको चेंज कर रहे हैं। हमारे अधिकारों का इससे क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, हमारे जो मतलब डेवलपमेंट पर असर पड़ रहा है, क्योंकि बाहरी लोग यहां पर आकर क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारे डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। तो प्लीज यहां पर एनआरसी कराइए। और देखिए ये बांग्लादेश जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको बाहर करिए, वो हमें नहीं चाहिए यहां पर। इससे हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, ये क्या हो रहा है, हमारी डेमोग्राफी पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। लगातार 6 साल तक ये एजिटेशन चला, ये संघर्ष चला, कहां पर, असम के अंदर। और 1985 में जाकर फिर क्या होता है, 1985 में जाकर क्या होता है, एक असम अकॉर्ड साइन होता है। कौन सा अकॉर्ड, असम अकॉर्ड साइन होता है 1985 में। और यहां पर मान लिया जाता है कि यस, हम असम में क्या कराएंगे, एनआरसी कराएंगे, असम में क्या करेंगे, एनआरसी कराएंगे। इसमें कहा कि असम में एनआरसी कराएंगे। एनआरसी कराने के बाद क्या होगा कि ऐसे लोग जो वहां पर के नागरिक नहीं होंगे, जिनके पास भारत की नागरिकता का प्रूफ नहीं होगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा।
और 2019 में जब सर्बानंद सोनोवाल असम के क्या होते हैं, सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो क्या कहता है कि अब असम में एनआरसी लागू होगा और 2019 में असम में एनआरसी कराने की बात करी गई। एनआरसी कराया गया असम, जिसके कारण जब एनआरसी कराया गया तो असम के अंदर याद रखिएगा 1.9 मिलियन पीपल यानी कि 19 लाख लोग ऐसे थे जिनको जो कि मतलब अपना डॉक्यूमेंट, वो उनके पास यही डॉक्यूमेंट नहीं था, वो प्रूफ ही नहीं कर पाए कि वो इंडिया के हैं, वो भारत के नागरिक हैं। यानी कि 19 लाख अवैध लोग भारत में मौजूद थे और इसलिए दोस्तों असम में सबसे ज्यादा इसका विरोध हुआ था, क्योंकि अगर ये एनआरसी होता तो वहां पर जो वो 19 लाख लोग हैं, उस 19 लाख लोगों में से क्या होता, उनको बाहर कर दिया जाता भारत से। लेकिन वहां पर खास करके मुस्लिम में ज्यादा विरोध क्यों था, क्योंकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, इसने क्या कहा कि ये जो बाकी के जो मतलब लोग हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, इनको हम क्या कर देंगे, नागरिकता दे देंगे। अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं तो उनको हम भारत की नागरिकता दे देंगे, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं देंगे। तो 1.9 मिलियन में मैक्सिमम आपके मुस्लिम्स थे, लगभग 70 to 80% क्या थे, मुस्लिम्स थे उसमें। और उन मुस्लिम्स ने इसका ज्यादा विद्रोह किया वहां पर, कि ताकि उन्हें भी यहाँ की नागरिकता, जो कि बांग्लादेश से आए हुए थे ज्यादातर, और इसलिए असम में आप देख रहे थे, दिल्ली में, शाहीन बाग में, अलग अलग जगहों पर क्या था, इसका विरोध हो रहा था। ये इसके पीछे मूल वजह थी। आ गया समझ में इतना सबको, एनआरसी में क्या, एनआरसी के लेकर क्यों विद्रोह हुआ था असम में खास करके, क्या इसके पीछे मूल वजह था। अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट और है, एक है एनपीआर और एक है एनआरआई। एनपीआर और एनआरआई को देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे फंडामेंटल राइट की तरफ। असम में हुआ है, पूरे देश में अभी तक एनआरसी नहीं हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ कहां पर हुआ है, असम में। ठीक है, पूरे देश में नहीं हुआ है अभी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनपीआर और एनआरआई। एनपीआर और एनआरआई, एनपीआर में बस इतनी सी बात याद रखनी है, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, ये मतलब ये भारत में रहने वाले, ये भारत में रहने वाले निवासियों की सूची, यानी कि इसमें जो भारत में ऐसे निवासी, रेजिडेंट, जो कि भारत के अंदर रह रहे हैं। नहीं अभी नहीं निकाला गया है ना, अभी सीए लागू होगा तब तो निकाला जाएगा, है ना, अभी तक निकाला नहीं गया। ठीक है, चलिए, वो अभी वही है ना। हाँ, वेस्ट बंगाल में भी करना चाहिए, बहुत जरूरी है, वहां पर सबसे ज्यादा असम और वेस्ट बंगाल में है ये। खैर चलिए, हम लोग उन मुद्दों पर, वो सरकार का काम है, कब कराएगी नहीं कराएगी, आपको मुद्दा जानना था, आपने जान लिया। अब हम चलते हैं इसके आगे, क्योंकि बांग्लादेश में से इंडिया में इसलिए आए थे भोला जी, जब बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना है, वेस्ट बंगाल मतलब ईस्ट बंगाल जो हुआ करता था एरिया, वहां पर एक नेता हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान वो कहते थे हमारे मतलब भाषा का जो वहां पर क्या थे, ज्यादातर बांग्ला बोलने वाले लोग रहते थे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इस बच्चे ने एक सही सवाल पूछा है। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ईस्ट बंगाल हुआ करता था, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, यहां पर ज्यादातर लोग बोलने वाले क्या थे, बंगाली बोलने वाले थे। लेकिन जब पाकिस्तान में मेन जो भाषा थी वो कौन सी, उर्दू थी। तो इन बांग्लादेश के लोगों का क्या हो रहा था, वहां पर एक्सप्लॉयटेशन, बांग्लादेश के लोगों का क्या हो रहा था, उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे पाकिस्तान के लोग, जो ईस्ट बंगाल वाला क्षेत्र था उस पर। यहां पर एक लीडर निकल कर आए, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने कहा कि हमें अलग बांग्लादेश चाहिए, हमें अलग बांग्लादेश चाहिए। ठीक है, और जब अलग बांग्लादेश चाहिए तो वहां पर ऐसे जितने भी लोग थे, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी 1971 में एक ऑपरेशन चलाती है, कौन सी, ऑपरेशन सर्चलाइट, कौन सी, पाकिस्तानी आर्मी। और ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर या तो मार देती थी या उसके साथ फिजिकल टॉर्चर करती थी, उसका रेप करती थी, जो अलग बांग्लादेश की मांग कर रहे थे।
तो जब ये ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ तो ये जितने भी बांग्लादेशी थे उस दिन क्या हो गए, भारत में भाग गए, उससे पाकिस्तानी आर्मी के उससे बचने के लिए। इसलिए ज्यादातर बांग्लादेश के लोगों का भारत में क्या हुआ है, पलायन हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये भारत में रहने वाले निवासियों की सूची है। तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं, नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों इसमें आते हैं। ये मतलब सिंपली ये बताता है कि कितने इसमें भारत में कितने लोग रह रहे हैं। इसमें नागरिक की भी सूची होती है और गैर नागरिक की भी सूची होती है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है एनआरआई। ये कब हुआ था, ये अभी तक 2 बार हुआ है, 2010 में हुआ और 2015 में हुआ। 2010 और 2015 में हुआ है ये कौन सा, एनपीआर। 2020 में होने वाला था लेकिन 2020 में नहीं हुआ क्योंकि 2020 में कोविड आ गया, तो सरकार ने कहा कि अभी कोविड है, कोविड में ये एनपीआर कराना पॉसिबल है नहीं। अभी तक 2 बार हुआ है ये कौन सा, एनपीआर, 2010 में और 2015 में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। किसी भी सदन में लाया जाता है राकेश कुमार जी, किसी भी सदन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद एनआरआई। एनआरआई देख लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे फंडामेंटल राइट पर। एनआरआई क्या होता है, एनआरआई का मतलब याद रखिएगा, ये होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है ये इंडियंस ही होते हैं। ये क्या होते हैं, इंडियंस ही होते हैं, भारतीय ही होते हैं। इनके पास सारे जो आपके पास जो नॉर्मल इंडियन सिटीजन के पास राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स इनके पास होते हैं, सारे राइट्स इनके पास होंगे। एनआरआई को जो डिफाइन किया गया है याद रखिएगा, वो एक एक्ट है, एक कानून है, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें दोस्तों एनआरआई को क्या किया गया, डिफाइन किया गया। इसमें टैक्स पर्पस के लिए एक कहा गया कि रेसिडेंट इंडियन होगा, जो कि भारत में रह रहा है वो क्या है, रेसिडेंट इंडियन है। और एक नॉन रेसिडेंट इंडियन होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी कि जो भारत से बाहर रह रहा है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। और नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब क्या, इसमें डेफिनेशन दिया गया नॉन रेसिडेंट इंडियन का, ऐसा कोई भारतीय जो पूरे वर्ष में यानी एक कैलेंडर ईयर में 182 दिन से ज्यादा 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहता है, किसी भी पर्पज से, फॉर स्टडी रीजन, फॉर बिजनेस रीजन, किसी भी कारण से। अगर कोई इंडियन पूरे कैलेंडर ईयर में, मतलब कैलेंडर ईयर ने एक्चुअली में फाइनेंशियल ईयर में 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में, फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि अगर कोई भारतीय किसी वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर वो 182 दिन से ज्यादा अगर भारत से बाहर रहता है तो वो क्या कहलाएगा, एनआरआई कहलाएगा। दैट्स इट। यही है किसका मतलब, एनआरआई का मतलब। लेकिन ये टैक्स पर्पस के कारण सिर्फ क्या किया गया है, इसको यहां पर एनआरआई को डिफाइन किया गया है। क्योंकि देखिए जो एनआरआई होते हैं, अगर कोई भारत से बाहर रह रहा है तो उसके भारत से बाहर कंपनी है ना, भारत से बाहर वो अपना बिजनेस कर रहा है ना, तो अगर वो इंडियन है तो उसको यहां पर भी टैक्स देना पड़ेगा, वहां पर भी टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो ये भारत सरकार कहती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कि जो एनआरआई है उसको
मतलब भारत में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर उसका बिजनेस भारत से बाहर है तो उसे भारत में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतनी सी बात इसमें याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एनआरआई भाई उसको ओसीआई कार्ड क्यों मिलेगा? के श्रेया, एनआरआई इंडियन ही है, जैसे आप हैं हम हैं वैसे उसी तरह वही वो इंडियन भारतीय है, वो विदेशी थोड़े ना है। वो सिर्फ भारत से बाहर पूरे वर्ष में 182 दिन भारत से बाहर रहता है, इसलिए उसे एनआरआई कह रहे हैं। पूरे वित्तीय वर्ष में वो 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रह रहा है, इसलिए उसे एनआरआई कह रहे हैं। वो है तो इंडियन ही, बट नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो ज्यादातर भारत से बाहर रहता है। दैट्स इट। आया समझ में? सीए क्या होता है? सीए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। सुधीर जी, क्या एनआरआई जहां रहते हैं वहां टैक्स देगा ना? बिल्कुल, जहां रहेगा, जहां पर उसका बिजनेस है वहां पर वो टैक्स देगा। लेकिन भारत में, क्योंकि भारत में उसे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। किसी अगर अदर कंट्री में वो टैक्स पे कर रहा है तो भारत में टैक्स नहीं देगा, क्योंकि फिर डबल टैक्सेशन हो जाएगा उस पर। ठीक है। हाँ, जो सऊदी में रहते हैं उन्हें एनआरआई कहेंगे अगर वो 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रह रहे हैं। मान लीजिए पूरे साल में वो 2 ही महीना सऊदी जाके रहता है तो उसको एनआरआई नहीं कहेंगे। पूरे साल में वो अगर 90 दिन भारत से बाहर रहता है तो उसे एनआरआई नहीं कहेंगे, है ना। आप भी मान लो 6 महीने 182 दिन से ज्यादा बाहर चले जाइए, बाहर रहिए जाकर, तो आप भी एनआरआई हो जाएंगे, आपको भी एनआरआई एज पर डेफिनेशन। ठीक है। वेस्ट बंगाल में एनआरसी इमीडिएटली होना चाहिए, स्लिम माइनॉरिटी नहीं रहेगी, मेजोरिटी हो जाएगी। अच्छा, सुब्रत व्यापारी जी, देखिए यह सरकार का गृह मंत्रालय का निर्णय है ना। 2 साल से ज्यादा सर, तो 2 साल से ज्यादा तो भी, है ना, एनआरआई ही कहलाएगा। कैसे पता चलेगा सर? उसका डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो आपको वीजा लगा के जाना पड़ेगा, है ना। जब आएंगे जाएंगे विदेश जाते हैं ना, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है एक होम मिनिस्ट्री में, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। वो जब भी बाहर जाएंगे तो आपका इमिग्रेशन होगा, पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होगा, पूरा डाटा आपका, क्या किस दिन आप जा रहे हैं, किस दिन आप आ रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं जाते हैं। जब आप कभी जाएंगे तो वहां पर जब फ्लाइट बोर्ड करेंगे तो वहां पर एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो आपसे पूछताछ करेगा क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पस है, कितने दिन में आएंगे, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, पूरा पूछा जाता है, तब आपको दिया जाता है, तब आपको भेजा जाता है ना। भाई वही तो मोहिनी बता रहा हूं कि 182 दिन से ज्यादा रह रहा है तो एनआरआई है, 182 दिन से कम रहेगा अगर पूरे साल में तो एनआरआई नहीं है। ठीक है। किसी भी चीज पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो उनका इनकम है उसके ऊपर वो टैक्स कहां देंगे? बाहर, जहां पर उनका बिजनेस, जहां पर उनका इनकम है वहां पर टैक्स देंगे, भारत में नहीं देंगे वो। हाँ, कंपनी तभी तो, अगर इंडिया, बिल्कुल रह सकते हैं चैतन्य वाघमेरे जी, क्यों नहीं रह सकते हैं? बिजनेस अब्रॉड में उससे मतलब नहीं। इस हिसाब से तो मुकेश अंबानी के कई सारे कंट्रीज में बिजनेस है। मुकेश अंबानी को क्या भगा दें भारत से? गौतम अडानी कई सारे कंट्रीज में उसका बिजनेस है। नहीं, लगातार 182 दिन नहीं, टोटल 182 दिन। मान लो कि कोई 1 महीना बाहर रहा, 2 दिन के लिए भारत आ गया, 5 दिन के लिए भारत आ गया, फिर 1 महीना गया, फिर 10 दिन के लिए आ गया, फिर गया 2 महीना रहा, फिर 10 दिन के लिए आ गया, तो टोटल पूरे वर्ष में 182 दिन होना चाहिए। आया समझ में? अरे दूसरे साल नहीं रहेगा, दूसरे साल वो एनआरआई क्यों रहेगा फिर? जिस साल वो रहता है बाहर उसी साल वो एनआरआई कहलाएगा यार। मतलब ये सब आपको, मतलब सिंपल सा मैंने ये कहा, सिंपल सी बात मैंने ये कही, अगर कोई व्यक्ति पूरे वित्तीय वर्ष में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, उस दौरान अगर 182 दिन से ज्यादा रहता है भारत से बाहर, तो उस वर्ष के लिए वो एनआरआई होगा। सिंपल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, मूल अधिकार की। फंडामेंटल राइट अभी हमारा लगभग 8 से 10 लेक्चर चलेगा, ठीक है ना। 8 से 10 लेक्चर हमारा लगभग फंडामेंटल राइट चलेगा, यानी मौलिक अधिकार चलेगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां पर है? तो याद रखिएगा हमारे भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। और कहां से हमने लिया है इसे? अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है हमने? यूएसए से लिया है। ठीक है।
इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट है क्या एक्चुअली में, फंडामेंटल राइट किसे हम कहेंगे। याद रखिएगा वैसे राइट्स, वैसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए क्या हो, आवश्यक हो। यानी राइट्स एसेंशियल, राइट्स एसेंशियल फॉर द फिजिकल, मेंटल, फॉर फिजिकल, मेंटल एंड essential for, right, essential for physical, mental and spiritual development of any person, development of any person। यानी किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक हो, आध्यात्मिक विकास के लिए जो अधिकार क्या हो, आवश्यक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, क्लियर। बिल्कुल कर सकते हो, है ना। चलिए, जहां तक किसी को कोई दिक्कत, डेफिनेटली डेंजरस है ना अनिकेत जी, नहीं छाप सकते हैं, है ना। वाघमरे शाह, छापेंगे अगर अनलिमिटेड तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक, सिंपल मेजॉरिटी से, है ना राकेश, साधारण बहुमत से। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। अब हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या फीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या गुण हैं, उसकी अब हम लोग बात करेंगे। पहले आप इतना लिख लो, फिर चलते हैं इसके आगे। आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अलग अलग है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, बहुत तरह के राइट्स हैं केजीएस यूजर जी। ठीक है, अलग अलग राइट के तहत आप कर सकते हैं, विधिक अधिकार के तहत कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट के तहत कर सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि मामला क्या है, किस अधिकार का आपका हनन हुआ है, उस पर डिपेंड करता है ना। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो उस केस में कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन हुआ है तो उस केस में कर सकते हैं, अगर आपके लीगल राइट का हनन हुआ है तो उस केस में कर सकते हैं। याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार की विशेषताएं, मूल अधिकार के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, क्या क्या गुण है। हाँ, याद रखिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या, हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक तरह से कह लीजिए, है ना। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फंडामेंटल राइट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला ये किसे दिए गए हैं, एड्रेस टू सिटीजंस। ये किसे दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं, नागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात याद रखिएगा कि सम ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सम ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, यानी कि कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो गैर नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार जो वो सिर्फ और सिर्फ किसे, नागरिकों को प्राप्त है।
कुछ मौलिक अधिकार जो वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। और वो कौन कौन से अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसे प्राप्त हैं? जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये 5 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं, ठीक है। यानी कि कुछ मौलिक अधिकार ये किसे दिए गए हैं? नागरिकों को प्रदान किए गए। हिंदी में लिख लीजिएगा, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। दूसरा, कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इसके बाद की बात करें दोस्तों, एफआर का मतलब है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, है ना। जहां जहां मैं एफआर लिखूं आपको समझना है, मैं लिख रहा हूं फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार लिख रहा हूं। याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र को क्या करता है? बढ़ावा देता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, यानी कि ये क्या करता है? राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। किसको? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। इसके बाद की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, ये स्टेट के लिए नकारात्मक प्रावधान, ये स्टेट के लिए नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है। ये स्टेट के लिए क्या है? नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी स्टेट के लिए नकारात्मक निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है। क्या सर, व्हाट डज इट मीन? ये राज्यों के लिए नकारात्मक प्रावधान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्य आपके मौलिक अधिकारों से आपको वंचित नहीं कर सकती। जब मान लीजिए हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 कहता है स्टेट विल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विल नॉट डिनाई यानी कि राज्य किसी को डिनाई नहीं करेगी। क्या प्रदान करने से? मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि कानून का समान संरक्षण, इसको प्रदान करने से डिनाई नहीं करेगी। कौन? स्टेट। पहली बात। दूसरा, आर्टिकल 15 कहता है स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, बर्थ एंड रेस, यानी कि जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, नस्ल के आधार पर, है ना, इसके आधार पर किसी के साथ राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि ये जो मूल अधिकार है ये राज्यों के लिए क्या है? नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है। राज्यों के शक्तियों को क्या करता है? सीमित करता है। इसलिए कहते हैं दीज आर नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टेट। क्लियर? इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। ये देखो, कुछ मौलिक अधिकार जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसे? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेगा। बिल्कुल, सिटीजन का मतलब है, सिटीजन का मतलब कि भारतीय नागरिक है। मैंने वहां पर क्या लिखा? सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसे? इंडियन सिटीजन को प्राप्त है ना। क्लियर? उसका पहले प्रूफ। तो अब इसके आगे के मुद्दों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ मैं कोशिश करता हूँ कोमल, है ना, नेक्स्ट वीक से चांसेस हैं कि आपकी डेली क्लास होगी नेक्स्ट वीक से, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।